खबरों का इंतजार हुआ पूरा। आपकी पसंद, आपकी खबर, न शोर न हंगामा। बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। बात पते की में आज क्या खास और क्या एक्सक्लूसिव रहने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या पीएम मोदी का वो ऐलान है जिसके जरिए बना पाकिस्तान के खात्मे का प्लान। वहीं योगी की मिसाइल मोदी ने क्यों जताया भरोसा। इसके बाद आपको दिखाएंगे बिहार में वोटर लिस्ट पर जादुई सियासत। क्या सच में तेजस्वी का नाम लिस्ट से गायब? आखिर क्यों लग रहा है इलेक्शन कमीशन पर ताबड़तोड़ आरोप। वहीं 7:24 पर आपको दिखाएंगे कि कोलकाता से अरेस्ट बांग्लादेशी हीरोइन का क्या है ज्योति मल्होत्रा कनेक्शन। क्या यूनिस के लिए जासूसी करने आई थी हसीना। और 7:40 पर आपको दिखाएंगे हिमाचल में खतरे का अलार्म। क्या प्रकृति से बगावत करके गायब हो जाएगा हिमाचल? आखिर पहाड़ से मैदान तक क्यों मची है तबाही। दिखाएंगे आपको तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं बात पते की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने करोड़ की सौगात दी। और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑपरेशन महादेव तक का जिक्र किया। पाकिस्तान को खुली चुनौती दी और ये भी बताया अगर पाकिस्तान ने फिर से गुस्ताखी की तो इस बार उत्तर प्रदेश की मिसाइल से पाकिस्तान का अंत तय है। बोले हर हर महादेव। हर हर महादेव का उद्घोष और पीएम मोदी का पाकिस्तान को अल्टीमेटम। मैसेज साफ है, इस बार पाकिस्तान के पाप का जवाब यूपी की ब्रह्मोस मिसाइल देगी। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, महादेव की नगरी से सीएम योगी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली और बताया ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ सिर्फ एक एक्शन नहीं था बल्कि भारत की शक्ति का अमिट चैप्टर है। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। यानी उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान को सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने एक बार फिर से पाकिस्तान की दुखती रगों पर हाथ फेर दिया। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया और सीधे प्रहार किया वहां जहां सपा और कांग्रेस को दर्द सबसे ज्यादा हो। एक तरफ सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों पर मोदी ने तंज कसा तो दूसरी तरफ महादेव को साक्षी मानकर किए संकल्प की सिद्धि का जिक्र किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता महादेव के चरणों में समर्पित की। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार काशी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महादेव से किए वचन का जिक्र भी किया। मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान तो दुखी है ही, लेकिन उसके दुख में भारत में विपक्षी पार्टियां भी रो रही हैं। इधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। पीएम ने साफ कह दिया है अब भारत चुप रहने वाला नहीं बल्कि घर में घुसकर पलटवार करता है। काशी की धरती पर आज सिर्फ विकास योजना ही नहीं उतरी बल्कि एक सहयोग था जो कि सीधा सत्ता से लेकर सनातन तक जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में आज 91वीं बार पहुंचे। 51वां दौरा और 51,000 करोड़ की सौगात इस दौरे को और भी ज्यादा खास बनाती है क्योंकि सनातन में 51 को शुभ अंक माना जाता है। और ये पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 51वीं बार पहुंचा हो और इन 51 दौरों में बाबा विश्वनाथ की नगरी को कुल 51,000 करोड़ की सौगात दी हो। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा। और वाराणसी में 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन वर्षों में यहां के लिए स्वीकृत हुई। योगी आदित्यनाथ ने भी 51 अंक के शुभ संकेत का जिक्र किया। सनातन धर्म में 51 केवल एक अंक नहीं है, शक्ति, समर्पण और नेतृत्व का प्रतीक है। ये शक्ति का स्वरूप देवी सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ 51 शक्तिपीठ, संस्कृत वर्णमाला में 51 अक्षरवाणी के आधार, 5 अंक बुद्धि और कड़े फैसले लेने की शक्ति देता है और अंक 1 नेतृत्व, आत्मबल का आधार है।
और पीएम मोदी के काशी दौरे में 51 अंक का शुभ संयोग झलक रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी को 2200 करोड़ की सौगात दी। इसमें सबसे बड़ा तोहफा वाराणसी के दाल मंडी को अतिक्रमण से मुक्त कराने का है। यानी आज मोदी ने पूर्वांचल के सबसे बड़े थोक मार्केट दाल मंडी में बुलडोजर का बटन दबा दिया और चौड़ीकरण के लिए वो बजट भी दे दिया, जिसके जरिए इस फेमस बाजार का चौड़ीकरण किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बटन दबाते ही पूर्वांचल का सबसे बड़े थोक मार्केट दाल मंडी के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया। ये गलियां 60 फीट चौड़ी हो जाएंगी, जिनसे इन रास्तों पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। सड़क चौड़ीकरण के संबंध में प्रशासन एक जियो जारी किया है। इसकी जद में 186 घर आ रहे हैं। इन भूस्वामियों को 191 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि चौड़ीकरण के लिए 215 करोड़ 88 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं। यही वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे बुलडोजर चलाए जाने हैं, जिसमें अब मस्जिदें भी आ रही हैं। एक ये लंगड़ा हाफिज मस्जिद है, इसके अलावा 5 और मस्जिद हैं जो इसी चौड़ीकरण की जद में आ रही हैं। बारिश के बाद दाल मंडी सड़क के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी और प्रशासन घरों में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर देगा। बिहार में एसआईआर को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। मामला यहां तक पहुंच गया कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। इसकी जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी, लेकिन तेजस्वी यादव के इस दावे का खंडन भी हो गया है। एसआईआर के यहाँ पर लगातार सियासत हो रही है और सवाल भी जरूर खड़े हो रहे हैं। ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो सुना आपने, ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने अपना वोटर आईडी कार्ड जारी किया, वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए ईपीआईसी नंबर डाला, जिसके रिजल्ट में आया नो रिकॉर्ड्स फाउंड। कहीं वोटर का नाम, मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटाई। हालांकि तेजस्वी यादव के दावे को पटना के कलेक्टर ने गलत बताया और बूथ लिस्ट भी जारी की, जिसमें 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम और उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल जरूर उठता है कि क्या एसआईआर का विरोध करना इतना जरूरी हो गया कि जनता के सामने गलत जानकारी देने की नौबत आ गई। बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी के निशाने पर इलेक्शन कमीशन है। पहले एटम बम वाले सबूत का दावा और अब कांग्रेस की लगातार हो रही हार का ठीकरा। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर फोड़ दिया है। मौका कांग्रेस के कॉन्क्लेव का था, जिसमें कांग्रेस सांसद ने बैक टू बैक इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही ये भी बताया कि आखिर क्यों उनकी पार्टी शिखर से शून्य तक पहुंच गई है। मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। संबोधन की शुरुआत राजा से हुई, लेकिन राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले एसआईआर की लिस्ट पर आक्रामक हो गए। ऐसे बहाने उन्होंने ये भी क्लियर करने की कोशिश की, कांग्रेस के जो मौजूदा हालात हैं वो पार्टी नेतृत्व की वजह से नहीं है, बल्कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने भी ये आरोप लगाए कि महाराष्ट्र में वोट का खेल का पता चल गया। महाराष्ट्र में अचानक 1 करोड़ नए वोटर आ गए, इसमें ज्यादातर वोट बीजेपी को गए। अब राहुल गांधी से इसी सबूत वाले बयान पर राजनाथ सिंह ने तीखा पलटवार किया है। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। यानी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खुद को साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार करीब 65 लाख वोटर्स के नाम कट चुके हैं। विधानसभा वाइज करीब 20,000 से 30,000 वोटर के नाम कट गए हैं और इसके बाद आपको बता दें, जो विपक्ष है उसमें खलबली मच चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर सियासी तौर पर महागठबंधन का दबदबा रहा। ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और एसआईआर की लिस्ट पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। जवाब इसलिए भी मांगा जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा वोट कटे हैं और इन जिलों में महागठबंधन का दबदबा रहा है, चाहे सारण हो, किशनगंज हो या बेतिया। विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30,000 वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। तेजस्वी की हैरानी के पीछे वोट बैंक का समीकरण है, जिससे चुनाव में नुकसान की उम्मीद है। जैसे सारण में 2,73,000 वोटर कटे,
यहाँ 10 में से 7 सीटों पर महागठबंधन के विधायक हैं। भागलपुर में 2,44,000 वोटरों के नाम कटे। इस सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं बेतिया में 1,91,000 वोटरों के नाम कटे। यहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। ऐसे में विपक्ष इसलिए भी इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है क्योंकि कुछ जिलों में जहां ज्यादा वोटर लिस्ट से आउट हो गए हैं, वहां इंडिया गठबंधन का दबदबा रहा है। लेकिन पिछले कुछ चुनाव से समीकरण अचानक बदल गए। ऐसे में अब लड़ाई उस वोट बैंक की हो रही है और निशाने पर चुनाव आयोग है। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि केस में बड़े नेताओं को फंसाने की साजिश थी और इसका खुलासा प्रज्ञा ठाकुर ने आज मीडिया के सामने किया। मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और इंद्रेश जी का है। कांग्रेस पर फर्जी केस लगाने का आरोप लगाते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन पर उस समय के तत्कालीन गुजरात सीएम और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने का भी दबाव था। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला कि 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आने के बाद हुई सियासत अभी थमती नहीं दिख रही। इसमें लगातार खुलासे हो रहे हैं। और देखिए, दिल्ली में झुग्गियों की राजनीति पुरानी है। सरकारें अपने लाभ के अनुसार इस पर राजनीति करती है। पिछले दिनों आपने झुग्गियों पर बुलडोजर की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया है जिसमें झुग्गी वासियों के लिए फ्लैट्स अलॉट करने का दावा किया गया है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में दिल्ली की झुग्गियों पर चलता हुआ बुलडोजर है। वहीं दूसरी तस्वीर में दिल्ली बीजेपी के एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया वीडियो है। चमचमाती हुई लाइटें, हर तरफ लोग ही लोग। इस वीडियो में दावा किया गया है बीजेपी सरकार ने झुग्गी वासियों के लिए डीडीए फ्लैट अलॉट किए हैं। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सुल्तानपुरी पहुंची, जहां उन्होंने साल 2011 से बनाए जा रहे डीडीए फ्लैट्स का निरीक्षण किया। इनमें करीब 50,000 फ्लैट्स जर्जर हो चुके हैं। अरबों रुपए का इस पे फंड लगा, पर सरकार की बेपरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वाले को देने से हमेशा रोकते रहे। दिल्ली में झुग्गियों को लेकर सियासत जारी है, लेकिन अभी भी गरीबों को छतों का इंतजार है। मस्जिदों और मजारों के नीचे मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। अब एमपी के विदिशा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम शख्स की कब्जाई हुई जमीन पर खुदाई में शिवलिंग मिला है। जमीन के नीचे मंदिर होने का खुलासा तब हुआ जब लतीफ नाम के शख्स ने कब्जा की हुई सरकारी जमीन पर मकान बनवा रहा था। जानकारी मिलते ही पुरातत्व विभाग ने इस जमीन को अपने अधीन ले लिया। विभाग ने अपने स्तर पर खुदाई शुरू की तो शिवलिंग समेत हिंदू मंदिर के कई अवशेष यहाँ मिले। विभाग के मुताबिक शिवलिंग का आकार और अवशेषों की निर्माण शैली इसके परामर कालीन होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये परमार काल की विशेषता रही है। इस तरह के जो शिवलिंग बनते थे ये परमार काल में ही बनते थे। तो ये संभवतः जो 11वीं और 12वीं शताब्दी का ही शिवलिंग है। इस जगह से कुछ ही दूरी पर मस्जिद भी है, लिहाजा प्रशासन और पुलिस सतर्क है, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने यहाँ मंदिर की स्थापना कराने की मांग कर डाली है। राजस्थान के अजमेर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई और यहाँ पर वन विभाग की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने अवैध दुकानों पर यहाँ हथौड़ा चलाया और प्रशासन ने 200 से ज्यादा दुकानों और झोपड़पट्टियों को तोड़ा। सैकड़ों लोग यहाँ अवैध रूप से दुकानें बनाकर व्यापार कर रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन ने मुनादी कर कब्जा हटाने का आदेश भी जारी किया था। लेकिन कई दुकानदारों ने जब अवैध कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन की टीम आज दल बल के साथ मौके पर पहुंची और एक एक कर 200 से ज्यादा अतिक्रमण पर हथौड़ा चलाया। वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके बनी हुई हैं, जो लगभग 200 के आसपास हैं। छोटी छोटी कैबिन नुमा दुकानें हैं। ये इलाका अजमेर दरगाह से करीब 12 किलोमीटर दूर तारागढ़ क्षेत्र है। यहाँ पर बनी सभी दुकानें वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी, जिसमें से ज्यादातर मुस्लिम भाइयों का कब्जा बताया जाता है। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती रही। यूपी में अवैध निर्माण पर योगी का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। जहां कहीं भी अवैध निर्माण और अवैध कब्जे की भनक मिलती है, वहां पर प्रशासन की टीम पहुंच जाती है और अब नोएडा के सेक्टर 46 में ऐसी ही कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन 3 दशक की जद्दोजहद के बाद, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था।
अब नोएडा अथॉरिटी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और इसके साथ ही यहाँ बुलडोजर गड़गड़ाने लगे। सड़क निर्माण में बाधा बन रहे और 3 दशकों से अवैध कब्जाए मकानों और दुकानों के साथ ही झुग्गियों को यहाँ जमींदोज किया गया। दरअसल ये मामला निचली अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था, जहां अथॉरिटी की जीत हुई। नोएडा सेक्टर 46-47 से सेक्टर 99 के बीच ये अवैध बस्ती पनप आई थी। दोनों सेक्टर के बीच सड़क का निर्माण शुरू हुआ तो करीब 200 मीटर की जगह पर अवैध कब्जा पाया गया, जिस पर 10-12 दुकान और मकान बने हुए थे। साथ ही करीब 70 झुग्गियां भी बसी हुई थी। हैदराबाद से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मंत्री सुरेखा पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस की नेता सुरेखा पर क्रिमिनल केस का ऑर्डर दिया गया है। जानकारी ये है कि एक्ट्रेस सामंथा पर विवादित बयान उन्होंने दिया था और उसके बाद आपको बता दें विवादित बयान के लिए केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। मंत्री ने कहा था कि नागा चैतन्य से सामंथा का तलाक बीआरएस लीडर केटीआर की वजह से हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री ने हालांकि इस मामले पर माफी भी मांग ली थी, लेकिन अब कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। मोहम्मद यूनिस अंतरिम ही सही लेकिन सत्ता के पूरे मजे ले रहे हैं। भारत विरोधियों से गलबहियां कर रहे हैं और भारत की जासूसी भी लगातार करवा रहे हैं। कोलकाता से गिरफ्तार की गई बांग्लादेशी मॉडल और एक्ट्रेस शांता पॉल से कुछ इसी तरह का खुलासा होने की उम्मीद है। शांता पॉल ठीक वैसे ही भारत के सभी संवेदनशील इलाकों का दौरा कर चुकी है, जैसा कि पाकिस्तान के लिए ज्योति मल्होत्रा ने किया था। ज्योति मल्होत्रा की ही तरह शांता पॉल कोलकाता में लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रही थी। उसने इंडो चाइना बॉर्डर से लगते नाथुला पास समेत कई इलाकों का दौरा किया था, वीडियो बनाए थे, फोटो खींची थी। लेकिन शक की वजह सिर्फ ये नहीं है कि शांता का पासपोर्ट एक्सपायर्ड था और उसने भारतीय दस्तावेज बनवा लिए थे। सवाल ये है कि उसने अपने हनी ट्रैप में किन लोगों को फंसा कर रखा हुआ है, जिनके जरिए उसने पैन, आधार, वोटर कार्ड बनवाए, 2 अलग-अलग पतों पर डॉक्यूमेंट बन गए और कोलकाता में वो लग्जरी लाइफ जी रही थी। अब जांच एजेंसियां उन्हीं जानकारियों को जुटा रही हैं कि शांता की जाल में कौन कौन रसूखदार फंसा हुआ है और उसके पास जानकारी क्या क्या है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन अखल के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये कार्रवाई ऑपरेशन अखल के तहत की गई, जहां सुरक्षा बलों को इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। पूरे इलाके को घेरकर सेना ने सटीक कार्रवाई की। मारे गए आतंकियों में एक लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। एक आतंकी की पहचान पुलवामा के हारिस नजीर डार के रूप में हुई है। हारिस सी कैटेगरी का आतंकी था। वो उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में था, जिनके नाम खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। उसके पास से AK-47 राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुआ है। इस ऑपरेशन में किसी भी नागरिक या सुरक्षा कर्मी को नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन अखल पिछले 7 दिन में भारतीय सेना का तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन है। सिर्फ 1 हफ्ते में सेना ने कुल 6 आतंकियों को जहन्नुम भेजा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू ऑपरेशन सिंदूर अब भी लगातार जारी है। भारतीय सेना घाटी में दहशतगर्दों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है, लेकिन पाकिस्तान आखिर कहां मानने वाला है? भारत की ओर से दिए गए चोट के बावजूद भारत में घुसपैठ कराने की उसकी कोशिशें लगातार जारी है और अब अमृतसर से एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा गया है, जो कि भारत के अहम सैन्य ठिकानों की जासूसी में जुटा हुआ था। नाम वसीम, पता पाकिस्तान, काम जासूसी या दहशतगर्दी। पाकिस्तान का बाशिंदा वसीम सरहद के रास्ते से पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुआ था। बेहद चालाकी से सीमा पार कर वो भारत में कहीं खो जाना चाहता था। पाक सेना प्रमुख मुनीर और ISI के लिए जासूसी करने वाला ये घुसपैठिया भारत में दाखिल तो हो गया, लेकिन अपने मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही पकड़ लिया गया। अमृतसर के थाना अजनाला के शाहपुर से 117 बटालियन के जवानों ने उस पर काबू पा लिया। अब BSF और सुरक्षा एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर रही है, ताकि उसके हैंडलर या फिर उसके मकसद का पता चल सके। देश में इन दिनों शादी करके पैसे ठगने के मामले बहुत सारे सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र से सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक महिला को शिकंजे में लिया है। इस महिला ने लुटेरी दुल्हन बनकर 8 लोगों को अपना शिकार बनाया। 1, 2, 3, 4 बस गिनते जाइए। ये वो शिकार हैं जो लुटेरी दुल्हन के हुस्न जाल में फंसकर कंगाल हो चुके हैं, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और इसके इस खेल का पर्दाफाश हो चुका है। इसका नाम है समीरा फातिमा और इस पर आरोप है कि इसने 8 लोगों को अपने जाल में फंसाया, उनसे शादी की और लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस के मुताबिक ये अपने अगले शिकार की तलाश में थी और 9वें शख्स से मिलने ही वाली थी कि पुलिस ने उस पर शिकंजा कस लिया और नागपुर की एक चाय दुकान से गिरफ्तार कर लिया।
समीरा मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स और फेसबुक के माध्यम से शिकारों को फंसाती थी, उन्हें अपनी भावनात्मक कहानियां सुनाती थी और उन्हें शादी के लिए ब्लैकमेल करती थी। फातिमा का कहना है कि वो सहानुभूति के लिए ऐसा करती थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बारिश के दिनों में नदी और नाले उफान पर है, जो कि लोगों के लिए लगातार परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन इन नदियों में रहने वाले घड़ियाल और मगरमच्छों की तो मौज आ गई है। वो बहते पानी के साथ नए नए इलाकों में पहुंच रहे हैं, मानो एक ही जगह रहते रहते बोर हो गए हों। खास तौर से इस मानसूनी बारिश में मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई तो चंबल नदी का पानी कई रिहायशी इलाकों में पहुंच गया और पानी के साथ मगर महाराज पहुंच गए। इस इलाके में विचरण करने खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ी तो वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। यूपी के शाहजहांपुर में भी एक मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। एक विशालकाय मगरमच्छा यहां के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया था, फिर शिकार की तलाश में गांव की गलियों में घूमने लगा, लेकिन समय रहते उस पर नजर पड़ गई और उसे पकड़ लिया गया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। हिमाचल में आई तबाही पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको हिमाचल में आई तबाही की 10 तस्वीरें दिखाते हैं। मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश का जो हाल किया है वो बेहाल है। वो अपने आप में कितना चिंता बढ़ाने वाला है इन तस्वीरों के जरिए समझिए। लगातार बारिश के बाद कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं पुल यहाँ पर टिकते हुए नजर नहीं आ रहा है। कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में समा गई हैं। क्योंकि कुल्लू में कुदरत काल बन गई है। देखिए कैसे पार्वती नदी में सैलाब आया है और ये सैलाब इतना भयानक है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये बुलडोजर किनारे पर खड़ा है, लेकिन लहरें इतनी भयानक है कि इसे अपने साथ बहा कर ले गई। देखिए कैसे ये बुलडोजर लहरों के आगे बेबस नजर आ रहा है। कुदरत के कहर की ये डराने वाली तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद पार्वती नदी में उफान आ गया और नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद नदी की विकराल लहरें तांडव मचा रही हैं। मलाना में आए सैलाब में सिर्फ ये बुलडोजर ही नहीं, एक रॉक ब्रेकर और गाड़ी भी बह गई। तस्वीरों में बर्बादी का मंजर देख सकते हैं। तो उधर हिमाचल के ऊना में भी बाढ़ और बारिश की वजह से हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों से लेकर घरों तक बाढ़ का कब्जा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाबी तस्वीरें नजर आ रही हैं। और इस तबाही का वीडियो देखिए। बारिश के बाद रिहायशी इलाका जलमग्न हो गया। ऐसा लग रहा है नदी लोगों के घरों के बाहर बह रही हो। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। बाढ़ के पानी में बाइक, कार सब कुछ डूब गए और लोगों के घरों के अंदर रखा सामान भी पूरी तरह खराब हो चुका है। पहले लोग बाढ़ से बचने के लिए घरों में कैद थे, लेकिन अब घर भी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। दरअसल ऊना में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों में नजर बनाए हुए है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पहाड़ों से अचानक मलबा गिरने लगा। पत्थरों की बारिश यहां शुरू हो गई और देखते ही देखते इलाका धुएं में तब्दील हो गया। मंजर ऐसा कि रूह कांप जाए। अचानक पहाड़ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। बड़े बड़े बोल्डर तेजी से सड़क पर गिरने लगे। ये लैंडस्लाइड इतना जबरदस्त था कि कुछ सेकंड में ही पूरा इलाका धुएं से ढक गया। चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया और अफरा तफरी मच गई। कुल्लू में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। और अब आपको हिमाचल के ही चंबा में मची तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। बाढ़ के बाद यहां पर सड़क पर किस तरह से पानी का सैलाब है ये भी दिखाते हैं और साथ ही साथ लैंडस्लाइड की वजह से यहां रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। नदी में सैलाब के बीच इन कार सवार गाड़ी छोड़कर सुरक्षित जगह चले गए। पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है और नदी किनारे गिने चुने लोग बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। चंबा में हालात इतने खराब हैं कि कई रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह बंद हो गए हैं।
पहाड़ से पत्थरों की बारिश के बाद मलबा सड़क पर आ चुका है, जिसे हटाने के लिए राहत बचाव टीम मुस्तैद है। हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों में इस बार कुदरत कहर बनकर टूटा है। देवभूमि बेबस हो गई है। इस बीच प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी इलाकों और नदियों के किनारे जाने से मना किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मलाना घाटी एक बार फिर कुदरत के कहर की चपेट में आ गई है। तेज बारिश के चलते यहां भारी भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं। और तबाही इतनी भीषण थी कि मलाना घाटी के साथ साथ मणिकरण घाटी में भी जबरदस्त बर्बादी देखने को मिली है। बाढ़ के पानी ने डंपर तक को अपने साथ बहा लिया। ऐसी तबाही कुल्लू में पहले नहीं देखी होगी। मणिकरण घाटी में भी काफी नुकसान हुआ है। डंपर को बाढ़ का पानी अपने साथ बहाकर ले गया। स्थिति काफी खतरनाक हो गई है। सड़कें टूट चुकी हैं। कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू की मलाना और मणिकरण घाटियों में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन प्रकृति के आगे सब कुछ फीका पड़ता नजर आ रहा है। तो हिमाचल में बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल में अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो 36 से ज्यादा लोग अभी लापता है, जबकि बाढ़ और बारिश की वजह से 1538 करोड़ का तक नुकसान हो चुका है। इसके अलावा 283 सड़कें भी टूट चुकी है। 4 नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो ये बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 22 बादल फटने की घटनाएं हो चुकी है और अब इसी तबाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब अपनी ओर से सख्त टिप्पणी करता हुआ नजर आया। कोर्ट ने कहा कि अगर हालात में जल्द सुधार नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा हिमाचल प्रदेश ही देश के नक्शे से हवा में गायब हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने माना कि अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई और नियंत्रित बुनियादी ढांचे के विकास ने हिमाचल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को चिताया कि राजस्व कमाना ही एकमात्र मकसद नहीं है। पर्यावरण की कीमत पर राजस्व अर्जित नहीं किया जा सकता। पर्यावरण संरक्षण के लिए अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। तो कुदरत ने हिमाचल के कुल्लू में ही नहीं बर्बादी मचाई है, बल्कि आसपास के जिले भी आसमानी आफत के आगे बेबस है। मंडी में पहाड़ से चट्टानें लगातार बरस रही हैं, जो कि रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रही हैं। और इस तबाही का ये रहा सबूत, पहाड़ से बरसते बड़े बड़े पत्थर जो हर तरफ हाहाकार मचा रहे हैं। देखिए कैसे ये चट्टान पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं और अपने साथ ला रहे हैं बर्बादी। इसकी जद में जो आएगा तबाह हो जाएगा। और चंद सेकंड के बाद ही एक मकान के ऊपर ये चट्टान गिर रही है। देखिए मकान जमींदोज हो गया, लेकिन ये चट्टान फिर भी रुका नहीं। इतनी तेज गति से नीचे की तरफ आया, लगा अपने साथ सब कुछ बर्बाद कर ले जाएगा। तबाही का ये नजारा मंडी जिले का है और थाने के पास ये बड़ा बोल्डर गिरा, जिसकी वजह से एक मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों की मिट्टी कमजोर हो गई है, जिससे बड़े बड़े पत्थर टूट कर गिर रहे हैं और अपने साथ मातम ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चट्टानों के गिरने से मंडी और कुल्लू जाने वाला रास्ता भी अब बंद हो गया है, जिससे सड़कें के दोनों तरफ गाड़ियों का जाम लग गया। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर गाड़ियों की संख्या देखकर कहा जा सकता है कि मौत छूकर निकल गई। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड का कोई शिकार नहीं हुआ। अब भी पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे हाईवे पर गाड़ियां फंसी हैं, लेकिन खतरे के बीच बाइक सवार खाली जगहों से निकल रहे हैं। लैंडस्लाइड की घटना आज सुबह की है। पंडोह डैम से आगे और बगलामुखी रोपवे से कुछ पहले अचानक भारी चट्टानें अचानक सड़क पर आ गईं। प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग को बंद कर दिया है। एनएचएआई और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मनाली की ओर जाने वाला ये महत्वपूर्ण मार्ग जगह जगह लैंडस्लाइड से बाधित है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए पहाड़ी राज्यों के लिए मौसम हमेशा ही बेरहम रहा। हिमाचल के लाहौल वैली में कुदरत की ऐसी बेरहमी की तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर अचानक से बादल फटने के बाद एक बड़ा इलाका मलबे में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से लेह और मनाली के बीच का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। यहाँ के मर्शन नाले की तो तस्वीर ही बदल गई है। जिस्पा के पास बहने वाला ये नाला कल तक टूरिस्टों को अपने साफ पानी से लुभाता था। आज उस नाले में गाद, मिट्टी और पत्थर बहते नजर आ रहे हैं। आसमान से अचानक गिरा सैलाब अपने साथ पहाड़ों की मिट्टी पत्थर बहा ले गया, जो अब इस नाले के साथ ही पूरे इलाके में बिखर गई है।
फ्लैश फ्लड और उनके साथ बहते आए पत्थरों ने सड़कों और सड़कों के किनारे बनाए गए सेफ्टी वॉल को क्षतिग्रस्त कर दिया है और हर तरफ दिख रहा है कुदरत की इस तबाही का मंजर। नाले का पानी सड़क के ऊपर से बहते हुए निचले इलाकों में बह रहा है। यहाँ घूमने आए पर्यटक इस घटना के बाद से खौफ में हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक कुदरत का कहर जारी है। लाहौल स्पीति में सैलाब से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई। वहीं फ्लैश फ्लड की चपेट में आई गाड़ी सड़क में फंस गई और मलबे ने गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें लाहौल स्पीति की बताई जा रही है, जहां तीदी से आगे पूहरे नाले में अचानक बाढ़ आने की वजह से यहां पर तबाही का सैलाब देखने को मिला। नाला पार कर रही BSNL की गाड़ी सैलाब की चपेट में आकर बीच में फंस गई। ड्राइवर ने गाड़ी निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन कुदरत के कहर के आगे घुटने टेक दिए। तेज बारिश के चलते नाले में आए उफान से उदयपुर किलाड़ सड़क यहां बंद हो गई। सैलाब में सड़क ही बह गई और ये गाड़ी फंस गई। कार में घुसा मलबा और मिट्टी की भयानक तस्वीरें सामने आई है। दरअसल BSNL यहां फाइबर जाल बिछाने का काम कर रही है। गाड़ी में रखे बड़े बड़े केन में पेट्रोल लेने जा रहे थे कि अचानक से यहाँ फ्लैश फ्लड आ गया। लैंडस्लाइड और बाढ़ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि पहाड़ी इलाकों में कदम कदम पर खतरा है और सावधानी बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में जोशीमठ के पास हेलंग में एक बड़ा हादसा हुआ है। THDC प्रोजेक्ट साइट पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक से गिरने की वजह से इस इलाके में हड़कंप मच गया और जानकारी ये है कि इस लैंडस्लाइड में कई मजदूर घायल हो गए हैं। पल भर की देरी होती तो कई जिंदगियां मलबे में दफन हो जाती। मौके पर मौजूद मजदूरों ने दौड़ लगाकर जान बचाई, लेकिन हादसे का मंजर दिल दहला देने वाला था। पहाड़ से मलबा गिरने के दौरान साइट पर 200 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें 4 मजदूर घायल हो गए। चमोली में रेलिंग डैम साइट पर एक बड़ी चट्टान भरभरा कर गिर पड़ी। इस हादसे में THDC प्रोजेक्ट साइट पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक धड़ाम से गिर गया। ये हादसा अलकनंदा के किनारे बन रही विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के डायवर्जन साइट पर हुआ। लगभग 70 लोग गिरती चट्टानों के पास थे। जब चट्टानें गिरी तो मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे डैम के ऊपर से पूरी चट्टान भरभरा कर गिर रही है। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। कुल्लू जिले की मलाना घाटी में फिर से तबाही हुई है और फ्लैश फ्लड की वजह से मणिकरण घाटी के बलाधी गांव का जमीनी संपर्क भी तोड़ दिया गया है। मलाना घाटी में भारी बारिश की वजह से पुल बहने की भी जानकारी है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। गया पुल गया भाई लोग, पुल चला गया, ये कहाँ जा रहा है पुल? पुल गया हमारा पुल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह पुल गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का एकमात्र साधन था। पुल के बह जाने के बाद अब ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलादे गांव के लोगों के लिए अब अस्पताल जाना, जरूरी सामान लाना या स्कूल जाना भी असंभव हो चुका है। पार्वती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और स्थिति खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि गांव का संपर्क बहाल हो सके। सैलाब की तबाही से हिमाचल के कुल्लू में फिर हाहाकार मच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 5 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर पश्चिम बंगाल में जल जमाव की समस्या अब सियासत की नई तरकीब बन गई है। ममता सरकार के विरोध में बीजेपी विधायक और उनके समर्थक सीधे सड़क पर उतर आए हैं और तैराकी करने लगे। विरोध की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के नदिया की है, जहां बीजेपी विधायक बंकिम घोष अपने समर्थकों के साथ सड़क पर स्विमिंग कर रहे हैं। समर्थक के साथ विधायक जी भी गंदे पानी में तैराकी कर रहे हैं। जलमग्न सड़क पर ममता सरकार को घेरने के लिए अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच टीएमसी का एक कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गया और पार्टी का झंडा लहराने लगा। इस दौरान दोनों तरफ से माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद विधायक ने कार्यकर्ताओं को समझाया और वहां से हट गए। जल जमाव पर सियासत हो या जल प्रबंधन, एक बात तो पक्की है, बंगाल की राजनीति में अब जलमग्न सड़कों पर राजनीति की नई लहर चल पड़ी है।